बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं IRK न्यूज़। पाकिस्तान में इंसाफ ना सिर्फ हो रहा है बल्कि होता नज़र भी आ रहा है। सस्ता और फौरी इंसाफ मिल रहा है पाकिस्तान की अदालतों में, और पाकिस्तान की अदालतों की जो कंडीशन है वो बहुत लेवल की जा रही है, लेकिन सिर्फ शरीफ ख़ानदान के लिए। अगर केस नवाज शरीफ साहब का हो, खा वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हो, खा वो लाहौर हाई कोर्ट में हो, खा इंसाफ अदालत में हो, जिस भी अदालत में हो, अगर तो केस रिलेटेड है शरीफ फैमिली से, शरीफ ख़ानदान से या उनके ज़ाती मुलाजमों के हवाले से, तो उनको सस्ता और फौरी रिलीफ मिलता है। लेकिन अगर केस हो इमरान खान साहब का, तो वहाँ पर केस की समाअत न सिर्फ मुलतवी की जाती है बल्कि गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी की जाती है। उस केस पर फैसला सुनाते हुए जज साहब लिखते हैं कि चूँकि ये हमारा इख्तियार ही नहीं है, कभी उस रेफरेंस को सुप्रीम कोर्ट भेज दिया जाता है तो कभी वापस भेज दिया जाता है। ये दोहरा म्यार पाकिस्तान की अदालतों में इस वक्त कायम है। आज आशियाना इकबाल रेफरेंस में शहबाज शरीफ साहब को बरी कर दिया गया है। एहतसाब अदालत के जज अली जुल्करनैन अमान ने फैसला सुनाया और उन्होंने कहा कि जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म है शहबाज शरीफ साहब, उन समेत तमाम मुल्ज़मान और बरी होने वालों में आज चीमा, फारस फवाद और भी कुछ लोग शामिल हैं, उनको मुकम्मल तौर पर क्लीन चिट दे दी गई है। उनको कहा गया कि आप पवित्र हैं, आपने कोई गुनाह नहीं किया, कोई जुर्म नहीं किया, उसमें जो कुछ भी हमारे पास सबूत आए थे वो गलत थे। वो केसेस जिनमें सारा कुछ साबित हो चुका था, उनमें भी शरीफ ख़ानदान को न सिर्फ रिलीफ मिल रहा है बल्कि क्लीन चिट, यानी उनको मुकम्मल तौर पर केसेस से बरी किया जा रहा है, केसेस को ही ख़त्म किया जा रहा है। तो ये होता है इक़्तिदार में आने के बाद, डील करने के बाद, जब आप पाकिस्तान में रहें आपको सस्ता और फौरी इंसाफ मिलता है। लेकिन अगर इस निज़ाम को आप चैलेंज करेंगे तो आपके खिलाफ 200 केसेस भी बनाए जाएंगे और साइफर जैसा बोगस केस भी आपके खिलाफ, उसमें सज़ाए मौत और जो उम्र कैद की दफ़ात हैं वो भी लगा दी जाएंगी। तो ये है पाकिस्तान में अदालती दोहरा म्यार। साथ ही अदालत से दूसरी खबर शामिल करते हैं, जहाँ पर इमरान खान साहब के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस था और वहाँ पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये फैसला दिया कि चूँकि इमरान खान साहब के केस में लगने वाली जो दफ़ात हैं उनमें सज़ाए मौत या उम्र कैद हो सकती है, तो उसमें उन्होंने रिलीफ नहीं दिया। यानी ना उन्होंने शाह महमूद कुरैशी साहब को रिलीफ दिया, ये कहकर जिन पर संगीन दफ़ात लगाई गई हैं इनको रिलीफ नहीं मिल सकता। तो पूछना ये था कि जो बंदा 4 साल से मफरूर इश्तिहारी मुजरिम था, जो यहाँ से एक मेडिकल सर्टिफिकेट का बहाना करके वो जमा करवा के यहाँ से भागा था, वो जब वापस आया है, उसको इंसाफ देने के लिए जस्टिस आमिर फारूक साहब थे, वो बड़े एक्टिव नजर आए थे। वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस लगने से पहले तैयार बैठे हुए थे। जैसे ही दरखास्त गई उन्होंने फ़ौरन बेंच बनाया, केस को समाअत के लिए वहाँ पर लगाया और जल्दी से मियाँ साहब को सस्ता और फौरी इंसाफ दिया। लेकिन जहाँ बात इमरान खान की आएगी, वहाँ पर ना इंसाफ है, ना कोई अखलाकियात हैं, ना आइन है, ना कानून है, सब कुछ ही वहाँ पर ख़त्म हो जाता है। और साथ ही साथ बात करेंगे पाकिस्तान में मुलाकातों का सिलसिला जो पिछले तकरीबन 2 साल से जारी है। यानी कभी अमेरिकन सफ़ीर आता है, कभी कोई वफद आता है, तो उसको हमेशा याद रखें कि जब पाकिस्तान में कोई वफद आता है उसको वहीं पर भेजा जाता है जिनको इक़्तिदार देना होता है, जिनको हुकूमत सौंपनी होती है, जिनके साथ बड़ी सरकार राज़ी होते हैं, उन्हीं के पास ही वफद भेजे जाते हैं। अभी रिसेंटली अमेरिकन सफ़ीर हैं डोनाल्ड ब्लूम, वो मुलाकात कर रहे हैं नवाज शरीफ साहब से, यानी किस हैसियत से कर रहे हैं, और जो आपस के रियासती ताल्लुकात होते हैं दो रियासतों के, उन पर नज़रसानी कर रहे हैं। यानी एक बंदा जो ताहयात अहल है, एक बंदा जिसकी पाकिस्तान में गवर्नमेंट नहीं है, उस बंदे के साथ एक अमेरिकन सफ़ीर का आकर मिलना और ये डिस्कशन करना, ये किस माना में जाता है ये पूरी कौम समझ रही है। और ये भी याद रखें, इन एडवांस बता रहा हूँ आपको कि बनने वाली हुकूमत जो नेक्स्ट ये इलेक्शन होने जा रहे हैं, इसमें बनने वाली हुकूमत चंद माह की मेहमान होगी। इस मेहमान नवाजी के दौरान, इस अरसे के दौरान मियाँ साहब के लिए नया फंदा तैयार होगा। इस बार जब मियाँ साहब के कोर्ट किया जाएगा तो शायद इनको वो सवाल पूछने का मौका भी ना दिया जाए कि मुझे क्यों निकाला। आने वाले वक्त मज़ीद मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा कौम को भी, मुल्क को भी, क्योंकि मियाँ साहब के इक़्तिदार सौंपने की तैयारियाँ मुकम्मल हो चुकी हैं और उनके पास इलेक्टिबल मुसलसल भेजे जा रहे हैं। यानी बिलावल भुट्टो पेशावर उन्होंने वर्कर कन्वेंशन रखा हुआ था और वहाँ से भी 2-3 मेन सेनेटर जो हैं वो वहाँ से छोड़ के पीपल्स पार्टी को, अब उनको नून लीग में शमूलियत करवाई जाएगी। यानी पीपल्स पार्टी जैसी पार्टी को भी तोड़कर दोबारा से नून लीग के साथ जोड़ने का मकसद ये है कि तमाम तर इलेक्टिबल को एक प्लेटफार्म पर इकट्ठा करके नवाज शरीफ साहब को किसी न किसी तरह से वज़ारत उज़्मा तक पहुँचाया जाए। लेकिन वज़ारत उज़्मा पर आने के बाद मियाँ साहब के साथ जो सलूक होना है वो पूरी कौम तमाशा देखेगी और यकीनन इस बात बहुत बुरा हाल होने जा रहा है। साथ ही एक अफसोसनाक खबर शामिल करते चलें, गौहर अयूब खान का विसाल हुआ है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उनके बेटे उमर अयूब खान जो पिछले 6 माह से रूपोश थे,
ان کے اوپر سنگین نوعیت کی FIRs تھیں، ہم نے یہ مناظر دیکھے کہ ان سے نہیں رہا گیا۔ جب ان کے والد کا وصال ہوا، وہ فوری طور پر وہاں پر پہنچے، اپنے والد کے جنازے کو کندھا دیا، وہاں پر جنازہ پڑھا۔ اور یہ پاکستانی سیاستدانوں کے لیے، خاص طور پر میں مخاطب ہوں میاں نواز شریف صاحب سے، یہ سیکھنے والی بات ہے۔ ماں باپ سے بڑھ کے کوئی نہیں ہوتا، لیکن پاکستان کے اندر شریف خاندان وہ واحد خاندان ہے جو اپنی سزاؤں سے بچنے کے لیے اپنے خاندان، اپنے والدین کو بھی پارسل کروا دیتا ہے، ان کے جنازے میں شریک نہیں ہوتا۔ لیکن جب تنقید کی باری آتی ہے تو یہی میاں صاحب کلچر سکھا رہے ہوتے ہیں، یعنی اخلاقیات اور رشتوں کے ساتھ جو انسان کی عقیدت ہوتی ہے، اگر وہ دیکھنی ہو تو عمر ایوب صاحب کو دیکھیں کہ سنگین نوعیت کی FIR پرچے ہونے کے باوجود، گرفتاری کے خطرے ہونے کے باوجود بھی نہ صرف وہ وہاں پر آئے ہیں، جنازہ ادا کیا ہے اور وہیں پر موجود ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ وہاں پر ریاستی مشینری پہنچتی ہے، نہیں پہنچتی، ان کو گرفتار کیا جاتا ہے، نہیں کیا جاتا، ان کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے، کیونکہ پاکستان کے اندر انتہائی یعنی انفارچونیٹلی یہ چیز چل پڑی ہے کہ جنازوں پہ گرفتاریاں ہونا، کوئی اگر فوت ہو جائے تو کوئی، اگر والد فوت ہو گئے تو بیٹے جنازے پہ گیا، وہاں گرفتاری ہو گئی ہے۔ یعنی یہ پاکستان کے اندر عجیب سی غیر اخلاقی حرکات ہماری ریاستی مشینری کی طرف سے ہو رہی ہیں، ہماری پولیس کی طرف سے ہو رہی ہے، اداروں کی طرف سے ہو رہی ہیں، یعنی وہ جو اخلاقیات تھی وہ بالکل ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ ریاست اپنی طاقت کا استعمال کر رہی ہے اپنے شہریوں پر، بغیر یہ سوچے کہ اس کے نتائج کیا ہوں گے، بغیر یہ سمجھے کہ اس کے نتائج کیا ہوں گے اور عوام کے دلوں میں کس قدر نفرت پیدا ہو رہی ہے۔ اس چیز سے سیکھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے اور اخلاقیات کے دامن کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ آخر میں امت مسلمہ کے لیے انتہائی سوچنے کا مقام ہے، سمجھنے کا مقام ہے، اور یقین طور پر آپ دیکھیں کہ OIC کا اجلاس ہوتا ہے اور وہاں پر بھی جو ایٹمی ممالک ہیں ان میں بھی اتنا دم خم نظر نہیں آتا کہ وہ چلو دھمکی دے دیں، ان کو، اسرائیل کو وارننگ جاری کر دیں کہ آپ جس طرح سے غزہ پر، حماس پر جس طرح سے آپ مظالم ڈھا رہے ہیں یہ نہ کریں، فلسطین پر وہ نہیں روک رہے، اس چیز سے روکنے کی بات تو دور ہے، وہ ان کو وارن تک نہیں کر رہے۔ یعنی ایٹمی ممالک اگر خاص طور پہ پاکستان، ریاست پاکستان کے جو وہاں پر نمائندہ تھے، ان کی طرف سے اگر ایک بیان ہی دے دیا جاتا کہ جی جنگ کا خطرہ ہے، تو یقین کیجئے آج یہ سچویشن نہ ہوتی۔ یعنی آج اگر میں آپ کو بتاؤں 43واں روز ہے، اسرائیل کی طرف سے مسلسل تابڑ توڑ حملے ہو رہے ہیں، نقصان ہو رہا ہے۔ آج کے دن میں فضائی حملہ ہوا، 32 افراد شہید ہوئے ہیں اور غزہ کا شفا اسپتال خالی کرنے کا حکم ملا۔ 450 مریض تاحال اسپتال میں موجود ہے۔ الشفا اسپتال میں اب تک 120 افراد زخمی ہیں، قبل از وقت پیدا ہونے والے بچے موجود ہیں۔ یعنی یہ محکمہ صحت کی رپورٹ ہے وہاں کے مطابق۔ یہ سچویشن ہے، لیکن پوری امت مسلمہ سوئی ہوئی ہے، کوئی مسلم کنٹری کھڑا ہونے کو تیار نہیں ہے سوائے ایران کے۔ کسی نے اب تک کھل کے اپنا موقف نہیں دیا، کھل کر ان کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے۔ اس پر امت مسلمہ کو سوچنے اور سمجھنے کی اور اتحاد کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ پاک وطن عزیز کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔